अब यहां से एक एरो आ रहा है। आपके लिए सबसे पावरफुल वेपन जो है वो है फंडामेंटल राइट। फंडामेंटल राइट का नाम का एक वेपन एरो आ रहा है। आपको पता है ये फंडामेंटल राइट नाम का एरो हर चीज को तोड़ सकता है। हर एक चीज जो बीच में आएगी उसको काट के बाहर निकल सकता है, काट के बाहर निकल सकता है। बट 3 चीजें ऐसी बैठी है जो इसको तोड़ सकती है। अभी भी बताता हूं, 3 ही इस पे चीजें हैं जो इसको तोड़ सकती है, और वो 3 चीजों का नाम है कौन कौन सी? 3 एरो ऐसे बने आजकल। नहीं नहीं नहीं, वो नहीं। यस, 31A, 31B, 31C, ये 3 एरो ऐसे है जो इसको तोड़ देंगे, इसको खत्म कर देंगे। बोलते हैं ना ब्रह्मास्त्र सबसे मेन अस्त्र होता है जो पूरे बाणों को तोड़ता है। अब वो मुझे रियल नहीं पता क्योंकि मैंने ब्रह्मास्त्र देखा नहीं है, बट हम ब्रह्मास्त्र इनको कहेंगे। ये 3 जो दिख रहे हैं ना आपको, ये आगे की फंडामेंटल राइट्स भाग जाते हैं, आपके गायब हो जाते हैं। देखो कैसे। अब सबसे पहले, अब मैंने आपको जो चीजें बताई कैसे होती है ये चीजें देखते हैं। फंडामेंटल राइट्स के लिए सबसे पहले आता है आर्टिकल 31A। अच्छे से समझिएगा एक एक चीज। आर्टिकल 31 के सामने ए लिखा है यानी पहले नहीं था। आर्टिकल 31 के सामने बी लिखा है यानी पहले नहीं था। आर्टिकल 31 के सामने सी लिखा है यानी पहले नहीं था। मैंने बताया जिसके सामने अल्फाबेट आया वो पहले नहीं था, इनको ऐड किया गया। अब ये ऐड किए गए तो इट इज एडेड बाय फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, है ना। यस, ये जो है 31A आर्टिकल, इसको फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आर्टिकल से ऐड किया गया 1951 में, ठीक है। उसके साथ साथ इसमें अमेंडमेंट किए गए 4th, 17th और 44th। एक बार सब चेक करेंगे। मोबाइल फोन सबके म्यूट है क्या? हाँ, तो यहां पे मैंने बताया फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट किया गया, उसके बाद 4th अमेंडमेंट एक्ट से और चेंज किया, 17 से और चेंज किया, 44 से और चेंज किया, और ये ब्रह्मास्त्र ऐसा बनते गया कि ये सबको तोड़ सकता है। अब सबसे पहले मैं 31A की अगर बात करूं तो यहां याद रखिएगा कि इट सेव्स 5 कैटेगरीज ऑफ लॉ फ्रॉम बीइंग चैलेंज्ड एंड इनवैलिडेटेड ऑन द ग्राउंड्स ऑफ कॉन्ट्रवेंशन ऑफ फंडामेंटल कॉन्फर्ड ऑन 14 एंड 19। तो यहां पे भी फंडामेंटल राइट्स में स्पेसिफिकली अगर बात करूं तो 2 तीर आ रहे हैं, आर्टिकल 14 और आर्टिकल 19। ये 2 तीर जो है इनके नाम आपको पता है। 14 वाले का क्या नाम है? इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। आर्टिकल 19 फ्रीडम 6 फ्रीडम्स। अब चलिए देखते हैं क्या हो रहा है। ये आने के बाद एक आ गया 31A और इन दोनों को तोड़ दिया, इन दोनों को खत्म कर दिया 31A ने। जहां 31A आया, वेयर 31A कम्स, आर्टिकल 14 एंड आर्टिकल 19 खत्म, ये याद रखना है। अब आर्टिकल 14 कहता है कि राइट टू इक्वालिटी, आर्टिकल 19 कह रहा है, फॉर एग्जांपल इसमें लेते हैं स्पीच एंड एक्सप्रेशन वाली चीज। इनका कहना है कि अगर 5 कैटेगरी पे गवर्नमेंट अगर लॉ बनाए, इन 5 चीजों पे अगर गवर्नमेंट ने कोई भी लॉ बनाया तो आप रो नहीं सकते कि मेरा आर्टिकल 14 वायलेट किया, मेरा आर्टिकल 19 वायलेट किया। ये स्टेटमेंट, जो स्टेटमेंट मैंने बोला, सिर्फ यहां तक की चीजें क्लियर है पहले। अभी मैंने जो बोला वो है ना, यानी जैसे मैंने बोला कि अगर गवर्नमेंट ने 5 कैटेगरी के लॉ बनाए, ये जो 5 चीजें नीचे दी है, ये तो अभी कौन सी है मैं बताऊंगा, बस इतना याद रखिए। इन 5 चीजों पे अगर गवर्नमेंट लॉ बनाती है तो आपका 14 वायलेट हुआ और 19 भी वायलेट हुआ तो भी आप रो नहीं सकते कि मेरा 14 या 19 वायलेट हुआ। क्लियर ये स्टेटमेंट जो मैंने बोला, सिर्फ इतना, है ना। मैं 100% क्लियर नहीं पूछ रहा हूं क्योंकि 100% क्लियर होगा अभी। अब देखिए, सबसे पहले ये जो कैटेगरीज है ये रिलेटेड टू एग्रीकल्चर, लैंड रिफॉर्म्स और इंडस्ट्री और कॉमर्स से रिलेटेड है। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि एक्विजिशन ऑफ इस्टेट्स एंड रिलेटेड राइट्स बाय द स्टेट। अब आपकी कोई इस्टेट थी, मैंने क्या बताया, आपकी कोई प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी को अगर गवर्नमेंट एक्वायर कर लेता है, एक्वायर करने के बाद आप आर्टिकल 14 के चलते और आर्टिकल 19 के चलते रो नहीं सकते। कैसे? क्योंकि ये ए नाम का पर्सन है और बी नाम का पर्सन है। ए नाम का पर्सन बोल रहा है कि मेरी ही प्रॉपर्टी क्यों छीनी, बी वाले की प्रॉपर्टी क्यों नहीं छीनी। क्या हम दोनों इक्वल नहीं है? क्लियर है ना। यानी ए वाला इस चीज पे नहीं बोल सकता कि बी वाले के साथ क्यों नहीं किया ऐसा, इसीलिए वो ये रो रहा है कि मेरा आर्टिकल 14 वायलेट किया। क्योंकि राइट टू इक्वालिटी हम सब अगर इक्वल है तो बी को क्यों नहीं छीनी लैंड और मेरी लैंड क्यों छीनी, ऐसा आप सवाल नहीं कर सकते। ये चीज है। दूसरा, आर्टिकल 19 आप कुछ बोल भी नहीं सकते, आपका फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन भी छीन लिया गया है, ये याद रखो। आप जोर जोर से भाषण नहीं देख सकते कहीं खड़े होके कि भाई साहब मुझे बोलना है कि मेरी गवर्नमेंट ने लैंड छीन ली है, मेरे बाजू वाले की नहीं छीनी, मेरे पड़ोसी की नहीं छीनी, मेरी छीन ली है। ये बोलने का अधिकार
आपको वहां सेटल होने का अधिकार, वहां घूमने का अधिकार, हर अधिकार जो आर्टिकल 19 आपको दे रहा था, राइट जो आपको आर्टिकल 19 दे रहा था, इसे खत्म कर दिया गया और आर्टिकल 14 को भी खत्म कर दिया गया है जब आपकी लैंड एक्वायर गवर्नमेंट कर लेती है। तो यह है आपका पहला पॉइंट। पहले पॉइंट के बाद दूसरे पॉइंट पे आएंगे, टेकिंग ओवर द मैनेजमेंट ऑफ प्रॉपर्टी बाय द स्टेट। अब ये जो प्रॉपर्टी है, यहां पे क्या है, इक्वालिटी ऑफ इनकम रखना है भाई स्टेट को। यहां बहुत ज्यादा इनइक्वालिटी नहीं होनी चाहिए इनकम में, बहुत ज्यादा। तो स्टेट क्या करता है कि अगर ज्यादा ही कोई कंपनी आगे बढ़ने लगी तो वहां पे उसको लिमिटेड कंपनी या कुछ बना देता है, जिसके कारण उसमें मैनेजमेंट को संभालने की चीजें स्टेट अपने हाथ में ले लेता है। अब स्टेट जब अपने हाथ में ले रहा है तो ऐसा करने के बाद आप ये नहीं रो सकते कि मेरा ही क्यों किया, बाजू वाले का क्यों नहीं किया, दूसरे कंपनी का क्यों नहीं किया, मैं बोलने का अधिकार रखता हूं। ये सब खत्म। आपका मैनेजमेंट डायरेक्टली टेक ओवर कर लेगा स्टेट। स्टेट बोलेगा नाउ आई विल हैंडल योर कंपनीज मैनेजमेंट। गई आपकी कंपनी, आप रो नहीं सकते। ये दो पॉइंट क्लियर है ना, है ना, यानी क्लियर आपको सिर्फ। सेकेंड पॉइंट, यानी अगर कंपनी का बहुत ज्यादा जब कुछ बढ़ने लगता है, कंपनी जब बहुत बड़ी होने लगती है, हमको पहले ईस्ट इंडिया कंपनी का अच्छा एक्सपीरियंस नहीं है, प्राइवेट कंपनी हम पे रूल करके गई है, तो हम ये बिल्कुल नहीं चाहते कि एक कंपनी जिस तरह से अपना मैनेज करके हम सब पे रूल करके गई वैसे और भी कंपनीज बने, जिसके कारण एक हमें इनकम में भी एक बहुत बड़ी गैप दिखेगी, इनइक्वालिटी दिखेगी कि एक ही व्यक्ति के पास पूरा क्या हो रहा है कि पूरी फाइनेंस जो है वो कॉन्सेंट्रेट हो रहा है एक ही जगह पे, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ वो ना हो, इसीलिए मैनेजमेंट को स्टेट अपने पास रखेगी। हाँ, यस, बिल्कुल बिल्कुल कह सकते हैं। यस, एग्जैक्टली एग्जैक्टली, यही यानी प्राइवेट बैंक को गवर्नमेंट बैंक बना दिया, सेम है ना। तो क्लियर हुआ ये बी पॉइंट। हाँ, यस। तीसरा, अमालगमेशन कर सकते हैं, यानी अमालगमेशन और मर्जर, इसमें डिफरेंस है। अमालगमेट होना यानी एक कंपनी दूसरे कंपनी में चली जाना। फॉर एग्जांपल अभी कुछ कुछ बैंक को कुछ बैंक्स में डाला जा रहा है ना, वैसा भी किया जा सकता है। तब आप ये नहीं रो सकते कि मेरे बैंक को ही क्यों डाल रहे, दूसरे के बैंक को क्यों नहीं डाल रहे, मैं भी बोलने का अधिकार रखता हूं, कुछ नहीं। अमालगमेशन हो जाएगा, एक छोटा बैंक बड़े बैंक के अंदर चले जाएगा या बड़ी कंपनी के अंदर छोटी कंपनी चली जाएगी। अगला, एक्सटिंग्विशमेंट और मॉडिफिकेशन ऑफ राइट्स ऑफ डायरेक्टर और शेयर होल्डर ऑफ द कॉर्पोरेशन। जो भी शेयर होल्डर से उनके राइट्स को कम ज्यादा कर सकते हैं गवर्नमेंट खुद। डायरेक्टर है किसी एक पर्टिकुलर कंपनी के, वहां के डायरेक्टर्स के भी राइट को कम ज्यादा कर सकते हैं, उनके मॉडिफाई कर सकते हैं, राइट्स छीन सकती है गवर्नमेंट उनके, और खुद का डायरेक्टर अपॉइंट कर सकते हैं वहां पे, ये भी कर सकते हैं, तब भी आप रो नहीं सकते। और चौथा लॉ है कि माइनिंग की जो लीज है, अब माइनिंग जो चलती है किसी एरिया के, वो पता है गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी, तो उस पर आप लीज पे लेते हो, और लीज पे लेने के बाद उसके ऊपर माइनिंग करते हो। फॉर एग्जांपल ये कोई ए नाम की जगह, यहाँ पे कोल की माइनिंग हो सकती है, ये जगह गवर्नमेंट की है, गवर्नमेंट के होने के बाद मैंने लीज पे लिए, लीज पे लेने के बाद मैंने इसको, फॉर एग्जाम्पल मुझे 1 साल के लिए लीज पे दी थी, गवर्नमेंट मुझसे 5 महीने में इसको छीन सकती है। फिर मैं ये नहीं बोल सकता कि मेरी क्यों छीन रहे, बाजू वाले की भी छीनो। क्लियर है ना। यस, हाँ। फर्स्ट, हाँ, एक्विजिशन ऑफ स्टेट, सेम जो आपने बोला वही स्टेट, क्योंकि आप बराबर एकदम आपने बोला है। लैंड रिफॉर्म्स, यस, हाँ, एक केस था उसी से रिलेटेड, बराबर आपने पहचाना है। क्योंकि जो जागीरदार थे उनकी जो प्रॉपर्टी थी उसको स्टेट कहते थे, स्टेट्स में फिर वो छोटी छोटी चीजें पीजेंट्स को दे रहे या किसी को दे रहे, वो चीजें थी। तो स्टेट्स खत्म करने के लिए इन सबकी एक्वायर कर ली। और फिर गवर्नमेंट ने क्या किया, जो 1950 का आप बोल रहे हैं ना, डिलिमिटेशन एक्ट की बात करेंगे शायद आप, उसमें गवर्नमेंट ने क्या किया कि लोगों को पार्ट जो है ना, यानी हम कहेंगे फ्रैगमेंटेशन किया, लैंड का फ्रैगमेंटेशन करके लोगों में बांटना शुरू किया लैंड को। उन्होंने एक लॉ बनाया जिसमें यह बोला कि आपके प्रॉपर्टी होल्ड करने की एक लिमिट है, कोई भी इंडिविजुअल इस लिमिट के ऊपर प्रॉपर्टी को होल्ड नहीं कर सकता, ये आपको पता होगा, लिमिटेशन एक्ट जो है ना। तो ये सब चीजें इसीलिए की गई थी ताकि जागीरदारी और ये सब खत्म हो जाए। ये है आर्टिकल 31A। हाँ, अब देखिए, कंडीशन देना ना देना गवर्नमेंट के ऊपर है, बट गवर्नमेंट को ये पावर डायरेक्टली कॉन्स्टिट्यूशन से मिला है। तो गवर्नमेंट ने कंडीशन नहीं दी तो भी चलता है, बट गवर्नमेंट देती है, गवर्नमेंट रीजंस देती है हर चीज का, क्योंकि डेमोक्रेसी है भाई, यानी डेमोक्रेसी इसलिए रीजन देगी। बट अगर रीजन ना दे तो भी चलेगा,
क्योंकि ये डायरेक्टली गवर्नमेंट को कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो गवर्नमेंट ये राइट दे रहा है। क्लियर? तो गवर्नमेंट तो रीजन देती ही है हर अपने काम के पीछे। ठीक है, ये है। हाँ, उसके बाद हम चलेंगे दैट इज आर्टिकल 31B। अब आर्टिकल 31B की अगर हम बात करें तो हम ये कहेंगे कि इट इज एडेड बाय फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1951। इसको समझिएगा अच्छे से। अब यहां आने के पहले यहाँ पे किसी को कोई डाउट नहीं है, इसको साइड में रखना है माइंड में। डाउट नहीं है? क्लियर है यहाँ पे आपको ये चीजें, है ना? यानी जहां पे आर्टिकल 31A आया वहां 14 और 19 गया, ये समझ जाइए। गवर्नमेंट ने आर्टिकल 31A के अंडर जो 5 चीजें दी गई है इसके अकॉर्डिंग कोई भी एक्ट की, तो आप ये नहीं बोल सकते कि कोर्ट में नहीं जा सकते कि मेरा 14 या 19 वायलेट किया। ये आपको क्लियर हुआ। 31B क्या कहता है? 31B ये कहता है कि जो चीजें 9th शेड्यूल में डाली, ये बहुत खतरनाक बनाया था गवर्नमेंट ने। गवर्नमेंट ने बोला कि 9th शेड्यूल में जो चीजें डाली जाएगी उन चीजों को चैलेंज नहीं कर सकते आप कोर्ट में। सीधा गवर्नमेंट ने कोई एक्ट बनाया और डाल दिया 9th शेड्यूल में, आप उसको चैलेंज नहीं कर सकते, ना जुडिशियरी उसको कुछ कर सकती है, यानी जुडिशियरी रिव्यू भी नहीं ले सकती। इतनी जो चीज मैंने बताई उतनी क्लियर, सिर्फ इतनी बताई, और आगे इसको पढ़ना है। यहां तक क्लियर है ना? किसी भी, अगर आप पार्लियामेंट हो, आपने पार्लियामेंट होते हुए कोई एक्ट बना और एक्ट को डायरेक्टली आपने डाल दिया 9th शेड्यूल में, तो फिर उसके ऊपर जुडिशियरी कुछ भी नहीं कर सकते। ऐसा एक अमेंडमेंट किया था इन्होंने 31B, यानी जहां 31B आया वहां पे आपका जुडिशियरी वाला राइट गया, रिव्यू पूरे गए, 32 सब गया, सब खत्म। अब ये जाने के बाद क्या हुआ, एक केस हुई। यहां पे जो केस हुई वही आयर कोएलो केस 2007 में। इन अ सिग्निफिकेंट जजमेंट डिलीवर्ड बाय आयर कोएलो केस 2007, सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि देयर कुड नॉट बी एनी ब्लैंकेट इम्यूनिटी फॉर जुडिशियल रिव्यू। आप 31B के नाम पे जुडिशियल रिव्यू से बचना चाह रहे, आप ब्लैंकेट ओढ़ के बैठे ताकि जुडिशियरी का आप ना दिखे। 9th शेड्यूल क्या ब्लैंकेट नहीं है कि आपने 9th शेड्यूल के अपने ऊपर ओढ़ लिया तो आपको कोई हाथ नहीं लगा सकता। जुडिशियरी ने बोला कि जुडिशियल रिव्यू जो है वो बेसिक स्ट्रक्चर है। अच्छे से समझेगा, मैंने आपको पहले भी बताया था, जुडिशियरी ये बता चुके, जो बेसिक स्ट्रक्चर है कॉन्स्टिट्यूशन का उसको आप हाथ नहीं लगा सकते। अब जुडिशियरी ने क्या बोला इस केस में 2007 में कि जुडिशियल रिव्यू जो है इट इज बेसिक स्ट्रक्चर, बेसिक फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट कुड नॉट बी टेकन अवे। किसी भी लॉ के ऊपर आप उसको खत्म नहीं कर सकते अगर आप 9th शेड्यूल में डाल रहे हैं तो भी। इट इज सेड दैट लॉज प्लेस्ड अंडर 9th शेड्यूल। अब यहां पे क्या हुआ देखिए, अब मेन चीज क्या हुई, सुप्रीम कोर्ट ने, अब आपने क्या देखा कि रेट्रोस्पेक्टिवली कोई भी जजमेंट्स जो है या लॉ जो है वो एप्लीकेबल नहीं होते हैं। आपने ये देखा ना पिछले इसमें, जिसको हम कहते हैं, क्या कहते हैं, नो एक्स, यस बोलिएगा, बोलिए यस फास्ट, नो एक्स पोस्ट आगे फैक्टो लॉ, है ना? यानी जो लॉ बना उसके पहले अगर आपने कोई एक्ट किया है तो वो लॉ आपके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होता है। याद आ रहा है कि नहीं? हाँ, तो एप्लीकेबल नहीं होता है। तो फिर ये सवाल उठा कि जुडिशियरी बोल रही है कि हम इस पे रिव्यू ले सकते हैं और ये बेसिक स्ट्रक्चर है तो हम इस पे रिव्यू लेंगे। तो भाई ये बताओ, हमें जुडिशियरी को ये पूछेंगे कि भाई जुडिशियरी हमें ये बताइए कि हम ये कैसे माने कि जुडिशियल रिव्यू, ये बेसिक स्ट्रक्चर की जो आप बात कर रहे हो वो पहले से इस देश में है। तो जुडिशियरी बोला ठीक है, पहले से नहीं है तो जब से है तब से बात करो। जुडिशियल रिव्यू वाली बेसिक स्ट्रक्चर की जो चीज थी वो 1973 में आई थी। 24 अप्रैल 1973 में एक जजमेंट सुनाया था जिसको केशवानंद भारती का जजमेंट कहा जाता है। केशवानंद भारती केस में सुप्रीम कोर्ट ने जुडिशियल रिव्यू बेसिक फीचर करके एक कंसेप्ट लेके आई थी। तो जुडिशियरी ने एक वाइज गेम खेला 2007 में। जुडिशियरी बोली कि ठीक है, रेट्रोस्पेक्टिवली नहीं ना, चलो 1973 के बाद तो जुडिशियरी का बेसिक फीचर आया है ना, तो ठीक है, बेसिक फीचर में हम जुडिशियल रिव्यू को डाल रहे हैं और हम ये बोल रहे हैं कि बेसिक फीचर को आप हाथ नहीं लगा सकते। इसका मतलब बेसिक फीचर जब से आया है 1973 से, तब से आपने जो भी लॉ ऐड किए हैं इस 9th शेड्यूल में, इसके ऊपर हम रिव्यू ले सकते हैं। क्लियर? क्लियर हुआ? हाँ हाँ। तो देखिए, अब हम यहां पे आते हैं फिर से। जैसे मैंने आपको क्या बोला कि जुडिशियरी ने बोला कि जुडिशियल रिव्यू जो है ये बेसिक फीचर है, ठीक है, और जुडिशियरी ये कहती है कि बेसिक फीचर को जो हमारी पार्लियामेंट या जो लेजिस्लेटिव है वो इसको चेंज नहीं कर सकती। ठीक है, इन्होंने क्या बोला, ये बोला उन्होंने 2007 में
कि जुडिशियल रिव्यू ये बेसिक फीचर है। इसका मतलब 31B में जो कहा जा रहा था कि 9 शेड्यूल में जितने भी लॉ डाले जाएंगे उस पर जुडिशियल रिव्यू नहीं ले सकते, तो जुडिशियल रिव्यू पे आप बात नहीं कर सकते, ये 2007 में जुडिशियरी ने बताया, क्योंकि वो बेसिक फीचर है। यहां तक क्लियर? सिर्फ यहां तक 2007 में क्या बताया? ठीक है, एक एक पॉइंट क्लियर करके चलता हूं। ये होने के बाद अब ये सवाल किए जाएंगे जुडिशियरी को, आप बोल रहे बेसिक फीचर इसलिए हाथ नहीं लगा सकते, आप इसको टच नहीं कर सकते, आप हमारा जुडिशियल रिव्यू का राइट नहीं छीन सकते, तो फिर हमें ये बताइए कि बेसिक फीचर ये जब से टर्म आया तब से ठीक है भाई, बट उसके पहले जो लॉ थे उसका क्या? जुडिशियरी ने इसीलिए एक और स्टेटमेंट दिया, जुडिशियरी बोली कि जब से ये बेसिक फीचर वाली चीजें आई है उसके बाद आपने जितने भी लॉ 9 शेड्यूल में डाले, यानी 1973 के बाद जितने भी लॉ 9 शेड्यूल में डाले गए उसके ऊपर जुडिशियल रिव्यू लिया जा सकता है, क्योंकि बेसिक फीचर हमने 1973 में बताया था। ठीक है, हम ये बोलेंगे ना कि जब नहीं था तब फिर आप क्यों बोल रहे हो, तो आया तब से तो हम बोल सकते हैं। क्लियर? हाँ, है ना? सो सिर्फ इतना याद रखना है। तो जब से बेसिक फीचर ये वर्ड आया है तब से वो जो लॉ डाले गए 9 शेड्यूल में उस पे जुडिशियरी कभी भी रिव्यू ले सकती है, बट 1973 के पहले जो लॉ डाले गए उस पे जुडिशियरी रिव्यू नहीं ले सकती। क्या रीजन है उसके पीछे का? कोई आपको रीजन पूछे कि 1973 के पहले जो लॉ 9 शेड्यूल में डाले गए उस पे जुडिशियल रिव्यू नहीं लिया जा सकता, व्हाट इज द रीजन? यस, है ना, बेसिक फीचर ये कंसेप्ट वाज नॉट इंट्रोड्यूस्ड बाय जुडिशियरी। सिंपल, जुडिशियरी ने जब से इसको इंट्रोड्यूस किया तब से जुडिशियल रिव्यू बेसिक फीचर अगर बोल रहा है तो फिर तब से जो लॉ डाले आपको उन सब पे हम एक्शन ले सकते हैं, है ना? ऐसी चीजें हैं, ये सब होता है। जैसा मैंने आपको क्या बताया, आज की डेट है 22 अप्रैल 22, आज की क्या है 23 है ना, आज की डेट है 23 अप्रैल। 23 अप्रैल के बाद 22 अप्रैल, आपने 22 अप्रैल को कोई एक्ट किया, एक्ट करने के बाद लॉ बना 24 अप्रैल को, तो 24 अप्रैल को बना हुआ लॉ आप पे अप्लीकेबल होगा क्या आपके इस एक्ट के लिए? नहीं। वैसे ही बेसिक फीचर वाला लॉ कब बना? 1973 में, तो 1973 के पहले के केसेस में क्या ये अप्लीकेबल होगा क्या? नहीं होगा, है ना? इसीलिए जुडिशियल रिव्यू जो है वो 1973 के बाद के केसेस जो 9 शेड्यूल में डाले जा रहे हैं उस पर लिया जा सकता है। यानी आज अगर गवर्नमेंट ने कोई लॉ डाल दिया 9 शेड्यूल में तो जुडिशियरी उस पर आज भी रिव्यू ले सकती है। जुडिशियरी की इच्छा हुई तो जुडिशियरी 1976 के कोई लॉ को उठा के भी उस पर आज भी रिव्यू ले सकती है। ये सब यहां पे है। अगर आप किसी को कंफ्यूजन होगा तो मुझे सिर्फ इतना पूछ लीजिएगा कि आपको कंफ्यूजन कौन सा है, तो मैं उसको स्पेसिफिकली सॉल्व करूंगा। ठीक है, तो किसी को कंफ्यूजन होगा तो पूछिएगा या फिर हम आगे बढ़ सकते हैं। है किसी कोई कंफ्यूजन या चले आगे? चलते हैं आगे, है ना? तो फंडामेंटल राइट्स गारंटीड अंडर 14, 15, 19, 21 आर द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और बेसिक स्ट्रक्चर में अभी ये भी चीजें बताई गई है कि जुडिशियल रिव्यू इज ऑल्सो द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, और जुडिशियल रिव्यू का अधिकार आज पार्लियामेंट आपसे नहीं छीन सकता। ये छीनने की बात 31B में पार्लियामेंट ने की थी, और वो पार्लियामेंट ने जो बात की थी उसको हम खत्म करते हैं। ये है पार्लियामेंट के साथ खेला हुआ गेम जुडिशियरी ने, है ना? तो गेम बहुत अलग सा गेम है ना? और भी इसको और सिंप्लीफाई करना है तो एक चीज मैं आपको सिंप्लीफाई करने के लिए एग्जाम्पल के साथ बताता हूँ। अब देखिए एक एग्जाम्पल लेते हैं ताकि आपको पूरे जिंदगी भर याद रहे। चलो आप चाहते हो एक आध कोई लॉ बताओ जो आप नहीं चाहते गवर्नमेंट बनाए, बताओ जो आप नहीं चाहते हैं गवर्नमेंट बनाए, ऐसा लॉ बताओ। रात को 10 बजे सोने का लॉ गवर्नमेंट ना बनाए, 10 PM के पहले सबको सो जाना चाहिए, ऐसा लॉ गवर्नमेंट ना बनाए, आपको ऐसा लग रहा है। और ऐसा लॉ बनाने पे गवर्नमेंट को ये पता है कि जुडिशियल रिव्यू ले गया और जुडिशियरी आर्टिकल 21 के अंडर इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर देगी। बराबर? यहां तक है ना? यहां तक बराबर है। अब 31B में क्या लिखा था कि अगर कोई भी लॉ को 9 शेड्यूल में डाल दिया गया तो उसके ऊपर रिव्यू नहीं ले सकते। अब गवर्नमेंट चाह रही कि रिव्यू ना ले तो गवर्नमेंट क्या करेगी, इस लॉ को 9 शेड्यूल में डाल देगी। अब डाल दिया, ब्लैंकेट आ गया उसके ऊपर 9 शेड्यूल का। अब गवर्नमेंट उसके ऊपर, जुडिशियरी उसके ऊपर रिव्यू नहीं ले सकती। अब रिव्यू नहीं ले सकती, अब टेंशन बढ़ने लगे। अब टेंशन जो बढ़ने लगे इसमें आपको ये बताओ
कि अब हम लोगों को टेंशन आने लगा कि भाई जुडिशियरी रिव्यू भी नहीं ले सकती। ये जो चीजें हुई हैं ये सपोज 1970 में हुई है। अब धीरे धीरे केशवानंद भारती केस हुई। केशवानंद भारती केस में सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया कि 1973 में कि बेसिक फीचर को आप हाथ नहीं लगा सकते। अब बेसिक फीचर को आप हाथ नहीं लगा सकते ऐसा जब जुडिशियरी ने बोल दिया तो चीजें जुडिशियरी बताने लगी कि बेसिक फीचर में क्या क्या आता है। 1973 के बाद आगे 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 बताते रहे हर केस में। बट ये जो लॉ था ये 1970 में डाला था। जुडिशियरी ने आज के डेट में 2021 में ये बोला, फॉर एग्जाम्पल 21 के हम 7 ही लेते, 2007 में जुडिशियरी ये बोल रही है कि जुडिशियल रिव्यू इज द बेसिक फीचर। अब ये बोलने के बाद क्या 1970 पे जो लॉ बनाया था इस पे आज रिव्यू लिया जा सकता है? जा सकता है? नहीं, बिकॉज नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ। जुडिशियरी ने 73 में हमको बताया ना कि बेसिक फीचर को हाथ मत लगाओ। हम बेसिक फीचर को 70 में हाथ लगा चुके थे। 70 में अगर हमने हाथ लगाया तब आपने हमें यह नहीं बोला था कि नहीं लगा सकते, तो आज आप लॉ बना के हमें कैसे बोल सकते हैं कि आपने जो पिछले बार हाथ लगाया था वो गलत है? क्लियर हुआ? है ना? ये है, ये चीजें थी। ये होने के बाद अगर मैं ये 10 PM वाले लॉ को ये बोलूं कि ये गवर्नमेंट ने 1980 में डाला था तो इस पे रिव्यू ले सकती थी जुडिशियरी, है ना? क्यों? क्योंकि 73 में ऑलरेडी जुडिशियरी बता चुकी थी कि बेसिक फीचर को हाथ मत लगाओ। आपने हाथ लगा दिया है, अब हम इस पे रिव्यू ले सकते हैं क्योंकि आपने हमने बताने के बाद हाथ लगाया है। ये है चीजें। इसीलिए बताने के बाद जो चीजें आई है, यानी 73 में बताया उसके बाद जो चीजें आई है उस पे रिव्यू लिया जा सकता है। ये चीजें आपको याद रखनी है। खत्म। ये है इसका एक एग्जाम्पल जिसको आप बोल सकते हैं। ये होने के बाद आर्टिकल 31C, आर्टिकल 31C जो है, यहाँ पे मैं इसके बारे में आपको ये बता दूं कि आर्टिकल 31C को हम अभी डिस्कस इसीलिए नहीं करेंगे क्योंकि आर्टिकल 31C के लिए हमें 39B और 39C दोनों पढ़ने पड़ेंगे। बट 39C भी वैसा ही है। 31C भी यही कहता है कि अगर डीपीएसपी के चलते गवर्नमेंट कोई लॉ बनाती है, ये दो डीपीएसपी के चलते गवर्नमेंट कोई लॉ बनाती है तो आप उस पर रिव्यू नहीं ले सकते, यानी आप उसको कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते, जुडिशियल रिव्यू नहीं ले सकते, ये बोला है। तो ठीक है, हम इसको आगे पढ़ेंगे। इसके लिए आपको 39B और C ये पढ़ना पड़ेगा। उसके लिए हम डीपीएसपी जो मंडे को पढ़ने वाले उसमें इनको डिस्कस करेंगे।